लास्ट टाइम हमने जो जी वालेकुम सलाम जी, लास्ट टाइम हमने जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके 2 रूल्स पढ़े थे। आज हम डेफिनेट आर्टिकल का रूल नंबर 3 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। वो बहुत ही आसान है। डेफिनेट आर्टिकल का रूल 3 ये हमें क्या बताता है कि व्हेन वी स्पेसिफाई ए सर्टेन नाउन, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि द is used before a noun which is identified by a qualifying phrase और clause। ये रूल जो है ये समझना बड़ा आसान है। इसको 2 तरह से मैंने यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी सब्जेक्ट को, किसी एंटिटी को स्पेसिफाई करते हैं जुमले के अंदर। स्पेसिफाई करने का एक और तरीका भी होता है। वो तरीका ये होता है कि जब नाउन के साथ कोई एक क्वालिफाइंग फ्रेज और क्लॉज लग जाए। क्वालिफाइंग फ्रेज या क्लॉज का क्या मतलब है कि नाउन के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हों जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, जो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, जो इस नाउन के बारे में फर्दर एक जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो फिर स्पेसिफाई हो गई। जब वो स्पेसिफाई हो जाती है तो फिर उसके साथ हम इनडेफिनेट जो डेफिनेट आर्टिकल दा जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। देखें, मैं भी आपको एक समझाता हूं। मैं कहता हूं देयर इज डैश white van standing at the gate। अब देयर इज डैश white van standing at the gate। सड़क पर, नहीं सना बेटा कुछ भी नहीं अभी समझाया, अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। सड़क के ऊपर जो है एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है। अब यहां इस सेंटेंस में देखें, हमारे पास जो है एक नाउन है वैन और एक वर्ड है जो उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको स्पेसिफाई कर रहा है। लेकिन अगर तो हम इस सेंटेंस के अंदर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस एंटिटी के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वही सफेद रंग की गाड़ी, फिर इसमें हम दा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पे जब हम कह रहे हैं कि एक सफेद रंग की गाड़ी कोई भी हो सकती है, तो इसका मतलब है कि फिर हम जहां पर उसको जनरलाइज करते हैं, जहां पर हम स्पेसिफाई नहीं करते, उसमें हम क्या करते हैं, ए यूज करते हैं। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूंगा जी सना, मैं रिपीट करता हूं। इसमें अब देखिएगा, मैं कहूं द वाइट वैन इज स्टैंडिंग एट द गेट, फुल स्टॉप। जब मैंने ये सेंटेंस लिखा है तो अब देखें यहां पर दा का इस्तेमाल क्यों आया है कि सफेद रंग की गाड़ी जो है वो गेट पर खड़ी है। अब यहां पर गेट पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी, बल्कि गेट पर कौन सी गाड़ी खड़ी है, सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है। और ये गाड़ी आगे जो फर्दर फ्रेज है, जो क्लॉज है, उसको मॉडिफाई कर रहे कि ये वैन बेसिकली है कहां पे, इज स्टैंडिंग एट द गेट। अब ये देखें एट द गेट, अब गेट पर कोई गाड़ी नहीं है, वही गाड़ी जिसका जिक्र कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर, वो सफेद रंग की गाड़ी। तो यहां पर जब हम फिर इसको मॉडिफाई करते हैं तो और इसको क्वालिफाई करते हैं, जब हम इसके ऊपर स्ट्रेस डालते हैं तो फिर उस वक्त जो है वो हम दा का इस्तेमाल करते हैं। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको 2-3 और सेंटेंसेस करवाता हूं। देखें, मैं कहता हूं एग्जांपल गौर से मेरा बेटा देखिए, मैन इन ब्लैक ड्रेस इज ए पॉपुलर सिंगर। चलो फेमस, जो भी, मतलब जो भी हम कहना चाहें,
मैं बताता हूं बेटा सिलेबस। अब ये देखें, यहां पर हमने एक नाउन लिखा है मैन, और उसके बाद एक फ्रेज है जो इस नाउन को क्वालिफाई कर रही है, जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है कि वो आदमी जिसने काला लिबास पहना है। हम यहां पर किसी आदमी की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर स्पेसिफिकली उसी आदमी की बात कर रहे हैं जिसकी तरफ इशारा करके हम बता रहे हैं कि वो आदमी जो सफेद जो है वो या ब्लैक ड्रेस के अंदर है, काले लिबास के अंदर है, या सफेद लिबास के अंदर है, वो बड़ा एक फेमस राइटर है, वो कोई बड़ा पॉपुलर सिंगर है, वो म्यूजिशियन है जी। रूल नंबर जो है ये 3 बेटा आज हम कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल का। इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम डेफिनेट आर्टिकल दा जो है वो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम जुमले में किसी नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं, पिन पॉइंट कर देते हैं। जैसा कि इस जुमले के अंदर द वाइट वैन इज स्टैंडिंग एट द गेट, कि सफेद रंग की गाड़ी गेट पर खड़ी है। अब गेट पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी, बल्कि एक स्पेसिफिक गाड़ी खड़ी है जिसका इस जुमले में हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ हमने दा लगा दिया। इसी तरह देखें मैन इन ब्लैक ड्रेस, अब यहां पर ये नाउन है और फर्दर उसके बाद जो एक फ्रेज है इन ब्लैक ड्रेस, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रही है कि कोई आदमी नहीं। जैसे देखें मैं कहूं अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, एक आदमी वहां पर खड़ा है। अब यहां पर ये कोई भी आदमी है जिसको हम जानते नहीं हैं। अब अगर ये मैं लिखूं द मैन इज स्टैंडिंग देयर, इसका मतलब है कि ये जुमले के अंदर कोई आदमी नहीं, ये स्पेसिफिक आदमी है जिसकी तरफ आप इशारा करके बता रहे हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, एक आदमी वहां पर खड़ा है। इस सेंटेंस के अंदर इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो आदमी ना हो, ये आपका शुबा है। हो सकता है वो कोई बच्चा हो सकता है कि कोई वहां पर कोई जो है लेट्स से कि कोई और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई भी चीज, आपको सिर्फ वो शुबा पड़ रहा है कि कोई आदमी है। जब हम कह रहे हैं द मैन इज स्टैंडिंग देयर, तो इसका मतलब है कि हम स्पेसिफाई उस आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको हम जानते हैं। द मैन इज स्टैंडिंग देयर। इसी तरह यहां पर मैन इन ब्लैक ड्रेस इज अ फेमस या पॉपुलर सिंगर, बड़ा फेमस वो सिंगर है। तो अब यहां पर देखें कि ये कोई आदमी नहीं है, ये वही आदमी है जिसने काले रंग का लिबास पहना हुआ है। हम सिर्फ उसी का जिक्र कर रहे हैं, हम बाकियों का जिक्र नहीं कर रहे। तना बेटा इसमें ऐसे पता चलेगा कि जो सेंटेंस आएगा उसमें जो है वो जाहिर है उस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई किया गया होगा, उसका जिक्र जुमले में पहले भी किया होगा और उसकी तरफ इशारा करके बात की जा रही है। तो ये पता चल जाता है सेंटेंस पढ़ के ही। अब देखिए ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, 4 सेंटेंसेस हैं। इनको जरा गौर से पढ़िएगा और देखिएगा कि इसके अंदर जो डेफिनेट आर्टिकल दा आता है या नहीं आता है। अब यहां पे देखें मैं कहता हूं डैश ब्लैक पेन इज माइन। अब यहां पर देखें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ये नाउन है, और ये देखें नाउन के साथ एक हमारे पास एक एडजेक्टिव भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये आगे फर्दर जो है वो फ्रेज जो है उसको मॉडिफाई भी कर रही है कि ये काले वाला जो पेन है, काले रंग का पेन, ये मेरा है, कोई पेन नहीं, आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं, जब आप इशारा कर देते हैं, पिन पॉइंट कर देते हैं, तो फिर उस वक्त जो है वो आपको उस नाउन के साथ जो है वो वहां पर उस जुमले में दा जो है वो लगाना पड़ता है। द ब्लैक पेन इज माइन, कि यही काले रंग का पेन जो है ये मेरा है, कोई पेन नहीं, ना सफेद रंग का, ना ग्रीन कलर का, ना ब्लू कलर का, बल्कि यही ब्लैक कलर वाला जो पेन है ये मेरा है। तो जब आप कोई स्पेसिफाई कर दें, मैं अभी आपको 1-2 और भी सेंटेंसेस कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। अच्छा जी, मैन इन वाइट वॉज अ थीफ। अब देखें यहां पर ये मैन है और आगे इन वाइट, ये हमारे पास फ्रेज है सफेद रंग। अब ये कोई आदमी नहीं, कोई ब्लू रंग के कपड़ों वाला, काले रंग के कपड़ों वाला नहीं, बल्कि जिसने सफेद रंग का लिबास पहना है, हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। तो जब हम सिर्फ एक ऐसे ऑब्जेक्ट की, ऐसी एंटिटी की बात कर रहे हो
जिसकी तरफ हम ऐसे इशारा करते हैं तो फिर उसके साथ हमें डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दा लगाना पड़ता है। इसी तरह आई वॉन्ट डैश मिल्क ऑफ दिस काउ, मुझे इसी गाय का दूध जो है वो चाहिए। अब ये देखें कि ये कोई दूध नहीं, हर गाय जो है वो दूध देती है, लेकिन वो कह रहा है कि वो दूध जो इस गाय से निकाला जाता है। जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं तो फिर उसके साथ जो है वो आपको दा लगाना पड़ा। आई वॉन्ट द मिल्क ऑफ दिस काउ, कि वही दूध। आगे मैन हु ब्रिंग्स आवर मिल्क, अब यहां पे उस आदमी का जिक्र किया जा रहा है जो आपके लिए दूध लेकर आता है। कोई आदमी नहीं हो सकता, कोई आपके लिए वेजिटेबल्स लेकर आ रहा हो, कोई मीट लेकर आ रहा है, कोई आपका ड्राइवर है, लेकिन इस जुमले के अंदर हम सिर्फ उसी आदमी का जिक्र कर रहे हैं जो जिसको एक सर्टेन ड्यूटी असाइंड है, जो एक खास काम करता है। तो इसका मतलब है कि ये कोई आदमी नहीं है, ये स्पेसिफिक आदमी है जो ये काम करता है। तो फिर इसके साथ जो है द मैन हु ब्रिंग्स आवर मिल्क। एक सिंपल से एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैं कहता हूं आई मेट डैश मैन whose name I did not know, full stop। ये सेंटेंस है आपके सामने, इसके अंदर जब आपने आर्टिकल लगाना है तो मुझे बताएं इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा? कामिल बेटा जरा सना जल्दी से बताइए। ये जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है आई मेट डैश मैन whose name I did not know, अभी पता चल जाता है कितनी समझ आई आप लोगों को। जल्दी बच्चों शाबाश बता दो, ये जो अभी हमने पढ़ा है। ओके जी, किसी ने कहा ए आएगा? ओके, ये किसने कहा जी ए आएगा? मोहम्मद बेटा देखें, ये सारा रूल अभी मैंने आपको समझाया है। रमीज कह रहे हैं मैन आई वेंट, अच्छा जी, रमीज, हरीम, अलिशवा, देखो अज़का, रमीज, हानिया, हरीम, ये अभी मैंने आपको ये रूल करवाया है कि अगर जुमले में हमारे पास एक नाउन आ जाए, ये देखिए द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच इज आइडेंटिफाइड बाय ए क्वालिफाइंग फ्रेज और क्लॉज। अब ये जो आई मेट डैश मैन हुज नेम आई डिड नॉट नो, ये क्या है? ये एक क्लॉज है ना, लेट्स से क्लॉज। तो ये कौन सी क्लॉज है जो उस आदमी को, उस नाउन को क्वालिफाई कर रही है? वो आदमी जिसका नाम मुझे नहीं पता था। तो अब ये कोई एक आदमी नहीं है, ये हो सकता है कि आपकी मुलाकात दिन में 50 लोगों से हो और आप उनके नाम जानते हो, लेकिन यहां पे वो कह रहा है कि ये वो आदमी था जिसका नाम मुझे नहीं पता। तो यहां पे आप इस आदमी को आपने स्पेसिफाई कर दिया कि वो आदमी जिसका नाम मुझे नहीं आता था। तो जब आप फिर स्पेसिफाई कर देते हैं, फिर ए तो नहीं आएगा, फिर उसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? द आएगा। आई मेट द मैन, मैं उस आदमी से मिला। ठीक है, अब देखें, मैं अब आपको एक और तरीके से समझाता हूं। मैं कहता हूं वी हैव मैनी सर्वेंट्स बट डैश हु brings milk is the poorest of all। चले, इस तरह का हमने एक सेंटेंस बनाया,
जी बेटा बताता हूं, हमरा बताता हूं, क्लास एक दफा पढ़ लें, फिर एंड पे जो आपके ये सारे क्वेश्चन लूंगा। वी हैव मैनी सर्वेंट्स बट मैन हु ब्रिंग्स मिल्क इज द पुअरेस्ट ऑफ ऑल। हमारे पास कई मुलाजिम हैं, लेकिन आगे देखिए, ये मैन हमने एक नाउन यूज कर लिया है। आगे देखिए हमने एक क्लॉज यूज की है जो उस नाउन को फर्दर क्वालिफाई करती है, उस नाउन के बारे में मजीद हमें कोई बात बताती है। लेकिन वो आदमी जो हमारे लिए दूध लेकर आता है वो सबसे गरीब है। अब ये सारे मुलाजिम गरीब नहीं हैं, हो सकता है कि कोई गरीब ना हो, या फिर हो सकता है कि कुछ बेहतर हालात में हो, और ना ही सारे आदमी आपके लिए दूध लेकर आते हैं। इस जुमले के अंदर ये आदमी वो है जो ये काम करता है। तो फिर इसके साथ जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं तो फिर आपको आर्टिकल जो है वो जो द है डेफिनेट आर्टिकल वो लगाना पड़ता है। हाँ, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि ये आज हम क्या पढ़ रहे थे। नेक्स्ट रूल बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास एक ऐसा नाउन आ जाए जो बेसिकली अपनी पूरी क्लास की नुमाइंदगी करे, एक सर्टन कैरेक्टरिस्टिक। देखें, जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक ऐसा नाउन आ जाए जो पूरी क्लास की नुमाइंदगी करता हो तो उसमें हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। याद है ना, जैसे मैंने कहा कि एन ओक ट्री ग्रोज टू सॉरी हमने कहा कि अ रिवर फ्लोज फ्रॉम द विलेज एटसेट्रा। ये इस तरह की हमने एग्जांपल्स की थी। देखिए, अगर कोई नाउन जो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है लेकिन वो अपनी पूरी क्लास के एक सर्टन कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं करता बल्कि ओवरऑल जनरल एक स्टेटमेंट देता है, ऐसी चीज जो मजमूई तौर पर जो है कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये उनकी नेचर है, ये उनकी फितरत है, तो उसमें जो है वो हम फिर इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। अगर कोई ऐसा नाउन जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है और एक खास एक सिंगुलर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने की कोशिश करता है तो उसमें फिर हम डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दा लगाते हैं। ये तो आपको वो, जी हाँ बेटा, मैं अभी आपको बताता हूं जी। अच्छा जी, अब ये देखें, मैं कहूं द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, इसी तरह द डॉग इज ए faithful animal, the elephant is a huge animal, the ape is an intelligent animal, etc. बहुत सारी जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत रमीज बेटा, ये वजीहा ने पूछा कि स्टॉर्म के साथ ए क्यों लगाया है। ये बेटा बहुत ही आसान है, ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं करता, उसके आगे डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं। आ स्टॉर्म कोई एक तूफान, ठीक है, तो इट मींस के उस जर्नी में या उस इलाके में और भी मुख्तलिफ जो काइंड्स ऑफ स्टॉर्म हैं वो वकू पजीर हो सकते हैं। आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, आप जनरलाइज करते हैं, आप उसकी किसी स्पेसिफिक क्वालिटी को जो है उसको शो नहीं करते, तो इसलिए जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल ए लगाया जाता है। ठीक है, चलिए जी, ये तो बहुत ही आसान है। ये आपको जो है वो 3-4 मैंने एग्जांपल्स लिख भी दी हैं, आपको समझ भी आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो रूल नंबर 5 आगे हम इसका करने जा रहे हैं, वो है इट इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ
ये इसके अंदर बच्चे जो हैं वो बड़ी गलतियां करते हैं, बराए मेहरबानी इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ऐसे सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो सिर्फ एक हैं, ना दो हैं, ना तीन हैं, ना चार हैं, ऐसे सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो सिर्फ एक हैं, उनके साथ जो है वो दा का इस्तेमाल आता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, द सन, द स्काई, द मून, द अर्थ, द मार्स, एटसेट्रा। ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो सिर्फ एक हैं, दो नहीं हैं। शारिका कह रही है रूल 2 में कंफ्यूजन है बेटा, अभी लेक्चर के एंड पे आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या। ठीक है, सेलेस्टियल का मतलब होता है आसमानी, है ना। सेलेस्टियल का क्या मतलब होता है? आसमानी। ठीक है, अब देखें एग्जांपल मैं कहूं, डैश मून हैज बिकम अ सिंबल ऑफ ब्यूटी। अब यहां पे देखें, जब हमने चांद का जिक्र किया है, मून ये वर्ड लिखा है, जो ये वाहिद है और ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, तो इससे पहले फिर दा का आना जरूरी है। अगर इससे पहले आप नहीं लिखेंगे तो फिर ये आपकी जो है वो गलती कंसिडर की जाएगी। इसी तरह सूरज का जिक्र करेंगे, आसमान का जिक्र करेंगे, तो उस वक्त जो है आपको साथ में फिर दा लगाना पड़ेगा। आगे जल्दी से ठीक है जी, आगे हमारे पास रूल 6 है। ये इसी तरह बहुत आसान है कि बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, सीज, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, ग्रेट बुक्स, नेम्स ऑफ शिप्स, डेजर्ट्स, एटसेट्रा। ये जो आपके सामने मैंने लिखा है, इनके नाम भी जब भी जुमले में आएंगे, अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो उसके साथ भी फिर आपने डेफिनेट आर्टिकल दा जो है उसका इस्तेमाल जरूर करना है। इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें यहां पर लिखा गया है माउंटेन रेंजेस। माउंटेन नहीं लिखा गया, पहाड़ नहीं लिखा गया, बल्कि पहाड़ी सिलसिला लिखा गया है। पहाड़ के नाम के साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं आता, लेकिन पहाड़ी सिलसिले के नाम के साथ जो है वो दा जरूर आता है। जैसे देखें मैं कहूं द कराक्रम, पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है। इसी तरह मैं कहूं द रॉकीज, ये अमेरिका के अंदर, ये पहाड़ी सिलसिला है। तो जब किसी माउंटेन का कायदे आजम वजीहा ठीक है रमीज अच्छा जी। इसी तरह रिवर्स, जब दरियाओं के नाम लिखे जाएंगे, जैसे द रावी, द इंडस, जब भी दरिया का नाम लिखा जाएगा। इसी तरह सीज, ओशंस, जैसे द इंडियन ओशन, शायद मैं ओशन इधर लिखना भूल गया, लेकिन जब ओशंस हैं, किसी ओशन का नाम लिखा जाएगा तो उसके साथ भी जो है वो हमेशा दा आएगा। इसी तरह देखें, जैसे मैं कहूं द मेडिटेरेनियन सी, जब भी किसी समुंदर, ओशन, सी, रिवर, इनका नाम लिखा जाएगा तो उसके साथ जो है हमेशा दा आएगा। इसी तरह देखें, किसी आइलैंड के साथ दा नहीं आएगा, बल्कि ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ जो है वो दा इस्तेमाल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे वेस्ट इंडीज जो है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है,
तो इसके साथ हमेशा दा लगता है। द वेस्ट इंडीज, ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसी तरह जो ग्रेट बुक्स ऑफ लिटरेचर हैं, कुछ मुकद्दस किताबें हैं, द कुरान, द बाइबल एटसेट्रा। इसी तरह जो जहाज़ों के नाम हैं उनके साथ भी हमेशा द आता है, ये याद रखिएगा। द टाइटैनिक, या कोई भी जो जहाज का नाम आएगा, ये बहरी जहाज है बेसिकली, तो जब किसी बहरी जहाज का नाम लिखा जाएगा तो उसके साथ भी हमेशा जो है वो दा का जिक्र आएगा। इसी तरह आगे एक चीज रह गई, डेजर्ट्स। तो जब भी किसी सहरा का लिखा जाएगा नाम तो उसके साथ भी फिर दा आएगा, द सहारा। ठीक है, ये तो बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन आपको फिर भी जहन में ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि मे बी इनसे रिलेटेड भी कोई ना कोई सेंटेंस आ जाए। चलें, आज हम यहाँ पर एक दफ़ा ख़त्म करेंगे अपने लेक्चर को, इंशाल्लाह यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल जो है वो मैं बेसिकली आप लोगों का एक मॉडल पेपर देख रहा था एमडी कैड का। यकीन करें, इतना आसान पेपर, मैं तो हैरान हो गया कि इतने आसान पेपर आते हैं आप लोगों को इंग्लिश में। उसमें बेसिकली यही एक्सरसाइजेज जो हम कर रहे हैं, ग्रामर बेस्ड मिस्टेक सीडी, कुछ जो है वो 4-4 सेंटेंसेस हैं, उनमें करेक्ट सेंटेंस आपने जो है वो उसको बताना है। उसमें इसी तरह की मिस्टेक्स ज़्यादातर मैंने देखी, जैसे टेंसेस की मिस्टेक हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक आ जाती है, और बाकी जो है वो वोकेबलरी बेस्ड है। वो बहुत ही आसान है। जो चीज़ें, जो वोकेबलरी की लिस्ट आपको भेजी है, वो उसको मेरा बेटा अपने तौर पे पढ़ते रहें, ठीक है, उनको देखते रहें, इंशाल्लाह उसी में से जो है वो ज़्यादातर वर्ड्स आपको वोकेबलरी के आएंगे। जी शारिका बेटा पूछें जी। अच्छा जी, असमा कह रही है मैंने मॉक टेस्ट दिया था, मजाक ही था सारा। अच्छा असमा, वैसे आपके साथ मजाक चलता तो नहीं है, ऐसा कोई मजाक है तो नहीं, तो फिर आपको पता नहीं क्यों लगा। सर व्हाट अच्छा जी, असमा गुल ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट अबाउट पुलिस। आंसर, पुलिसमैन के साथ आएगा द। देखें, अगर तो मैंने आपको ये रूल अभी करवाया है, अगर तो उस पुलिसमैन को आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जिसको बुलाया था, जो आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, जिसका जिक्र हो रहा है, तो उसके साथ दा आएगा। ठीक है, अगर ये कोई भी पुलिस वाला हो सकता है जिसके बारे में नहीं जानता कोई, तो फिर उसके साथ जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल ए आएगा। जैसे देखें, हियर इज अ पुलिसमैन एट द डोर, दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा है, पता नहीं कौन। अब मैं कहता हूं हियर इज द पुलिसमैन यू वर टॉकिंग अबाउट ऑन द फोन, या दरवाजे पर वही पुलिस वाला खड़ा है जिसके बारे में, अब यहां पर ये वो पुलिस वाला है जिसके बारे में बात कर रहे थे। स्पेसिफाई हो गया कि नहीं? पहले जुमले में स्पेसिफाई नहीं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सिलेबस बेटा आर्टिकल से रिलेटेड एरर्स हैं, आर्टिकल से रिलेटेड एरर्स हैं जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, अच्छा जी, फातिमा कह रही है लेक्स और बेस के साथ भी बता दें। फातिमा बेटा इनके साथ भी जो है वो लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत कम। इसी तरह आ जाता है कि अगर आप बेसिकली ये इसके अंदर ना, मैंने मुख्तलिफ 2-3 किताबों के अंदर देखा है, या कहीं कोई नावल वगैरह पढ़ते हुए किसी का जिक्र आ जाता है, तो उसमें जो है ये ज़्यादातर अब मॉडर्न लैंग्वेज में इसके साथ दा जो है वो लगाया जाता है, तो ये गलती नहीं कंसिडर होती। सना कह रही है रूल नंबर 4 की बेटा अब तो मैंने मिटा दिया है, अब अगले लेक्चर में पूछेगा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी, रूल नंबर 4 एक्सप्लेन कर दें शारिका, रूल नंबर 4 है क्या था बाय द वे? मैं अब चलें, अभी 2 बच्चों ने पूछ लिया तो मैं देख लेता हूं कि ये रूल नंबर 4 क्या है, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, रूल नंबर 4 जिसके अंदर हमने कहा कि ऐसा नाउन जो बेसिकली जो है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है,
ऐसा नाउन जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सुन लो, सना और शारिका दोनों एक लफ्ज लिखें और वो उसमें जब हम उस नाउन का जिक्र कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी नाउन की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम कहते हैं कि ये इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये खूबी है जो सिर्फ इसी जानवर नहीं बल्कि इस ऐसे जितने भी जानवर हैं सब के अंदर यही खूबी है। जैसे मैं कहूँ द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर है, तो यहां पर मैं एक कुत्ते की बात नहीं कर रहा, मैं 10 कुत्तों की बात नहीं कर रहा, बल्कि जितने भी डॉग्स हैं मैं सबकी बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि द एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, कि वो जो एलिफेंट है, जो हाथी है, वो बहुत बड़ा जानवर है, तो इसका मतलब है कि सारे हाथी बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार है कि जब कोई नाउन अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ जो है वो दा आता है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि जब हम आदमी या खुदा का जिक्र करते हैं तो फिर उसके साथ दा नहीं आता। जैसे मैं कहूं मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, इंसान को फना है, इसका मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं, दुनिया के तमाम, वो पूरी क्लास की नुमाइंदगी करता है, उसमें फिर हम दा नहीं लगाते। जैसे मैं कहता हूं मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, इंसान को फना है, इंसान मरने वाला है, तो इसका मतलब है कि चाहे इंसान आज से 1000 साल पहले था, 1000 साल बाद होगा, जो भी है उसको फना है, उसने मरना ही मरना है। तो नुमाइंदगी तो हो रही है, लेकिन इसके साथ जो है वो दा नहीं आएगा। इसी तरह मैं कहूं कि मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, इंसान फितरतन खुदगर्ज है, तो ये एक फितरी चीज है जो हर इंसान के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर नहीं होगी वो फिर उसे फरिश्ता समझा जाता है। तो ऐसी जब इंसान का जिक्र आ जाता है तो उसमें दा नहीं आता। बाकी तमाम चीजों के साथ जब कोई ऐसा नाउन जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है उसके साथ दा आता है। ठीक है जी। जी बेटा अलिशबा, मैंने बता दिया है सिलेबस कि जो आर्टिकल अब तक हमने पढ़ा है यही आपका सिलेबस, और 15 सेंटेंसेस आज के आपको आएंगे। ठीक है, आज के टेस्ट के अंदर 15 सेंटेंसेस होंगे, तमाम बच्चे सुन लें, और आर्टिकल से रिलेटेड होगी। सर कायदे आदम का ना बता दीजिए प्लीज। बेटा क्या कह रहे हो, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आपका क्या क्वेश्चन है? एक कायदे आजम नहीं होगा बेटा, प्रॉपर नाउन के साथ जो है कोई आर्टिकल नहीं लगता, ना दा कायदे आजम होगा ना एक कायदे आजम होगा। प्रॉपर नाउन के साथ जो है, जैसे आई लिव इन ए पाकिस्तान होगा, बताएं, आई लिव इन द पाकिस्तान होगा? नहीं, प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल जो है वो नहीं आता है। क्या कर रहे हो आप लोग?